Hey guys, welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मैं द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इस पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था जब तुम लोग एकेडमी के डायरेक्टर साहिबा खुद स्टेज में आकर असाइनमेंट के बारे में सभी को बताने वाले थे, तभी से सभी के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है और उनकी ये घंटी कुछ ही देर में सही भी हो जाती है जब डायरेक्टर साहिबा कहती है कि इस बार के असाइनमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है जो पिछली बार के असाइनमेंट से बहुत ही ज्यादा अलग और टफ होने वाला है। और तो और इस बार पब्लिक को अपनी सामान की जिम्मेदार खुद होनी पड़ेगी। आसान शब्दों में अपनी जान अपने हाथों में। इस असाइनमेंट में तुम एकेडमी के पीछे के नॉर्थ साइड के जंगल में ये गेम होने वाला है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को टोकन हासिल करना पड़ेगा और वहाँ से जो कोई भी टोकन हासिल कर पाएगा उन्हें ही इस एकेडमी के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन मजे की बात है, टोकन मौजूद है 100 और स्टूडेंट है 320। आसान शब्दों में 220 लोग एलिमिनेट होने वाले हैं। मानना पड़ेगा डायरेक्टर साहब ने तो सभी ढक्कनों को हटाने के लिए बड़ी जबरदस्त तकनीक आजमाई है, लेकिन इसे ही देखकर हमारे जियान भाई बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं, लो बाढ़ में गया मेरा लो प्रोफाइल स्टेटस। लेकिन हमारी चालाक खोपड़ी डायरेक्टर साहिबा क्या इतनी आसानी से सभी को टोकन लेने देंगी? ना, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पूरे गेम एरिया यानी कि जंगल में एक फॉर्मेशन है जिस फॉर्मेशन के दौरान पूरे गेम एरिया में यानी कि पूरे जंगल में थंडर क्लाउड्स मौजूद हैं जो हर पल स्टूडेंट्स के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार रहते हैं। जब हमारे जियान भाई और लियार मैडम वहाँ पर पहुँचते वो देखते कि वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स बेसुध हालत में पड़े हुए हैं जिनकी हालत किसी जले हुए तंदूर से कम नहीं लग रही थी। इसे देखकर हमारी लियार मैडम बड़ी सीरियस हो जाती है। तभी उनके ऊपर एक लाइटनिंग स्पार्क होता है और बड़ी तेजी से एक लाइटनिंग उन्हीं की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन हमारे जियान भी बहुत तेज थे, वो तुरंत ही हमारी लियार मैडम को बचा लेती है। जब हमारी लियार मैडम उस जगह को देखते हैं जिस जगह पर लाइटनिंग गिरी थी, उसे देखकर तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और डर के मारे उनका दिल तो इतनी तेजी से धड़कने लगता है कि मानो अभी के अभी उनके फेफड़े से निकलकर बाहर ही आ जाएगा। तभी हमारे जियान भाई बोलते हैं हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। जब वो लोग वहाँ से निकलते कि हम देखते कि एक बंदर जैसी शक्ल का आदमी अपनी फांस जैसी तेज नजरों से उन्हीं को ही देख रहा है। तभी वो अपने पत्ते से निकलकर हंसते हुए कहता है, भाई इस छोरे को मारने के लिए मुझे जाई क्लैन ने 100,000 मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन दिया है और मेरी तो चांदी हो गई है। भाई ऊपर वाला जब देता चप्पड़ फाड़ के, अब तो बहुत जल्दी मैं लखपति बनने वाला हूँ। वह दूसरी तरफ बहुत समय तक चलने के बाद भी हमारी लियार मैडम और हमारे जियान भाई को कुछ भी नहीं मिलता। इस बात से हमारी लियार मैडम बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। तभी हमारे जियान भाई अपने दिमाग के खुले तेजी से दौड़ाने लगते हैं। इसके अगले ही पल उनकी बत्ती जल जाती है और वो लियार से कहती है, मुझे लगता है सभी टोकन्स किसी फॉर्मेशन के अंदर कैद है, इसीलिए हमें इतनी देर तक ढूंढने के बाद भी एक भी टोकन नहीं मिला। पहले हमें उस फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, उसके बाद ही हमें टोकन मिलेगा। तभी हमारी लियार मैडम थोड़ी सी मायूस होकर कहती है, मुझे फॉर्मेशन के बारे में पता तो है लेकिन मैं उसमें मास्टर नहीं हूँ। तभी हमारे जियान भैया मन ही मन सोचते, अब सिस्टर फैंग ने तो मुझे एक रिंग दी थी जिसके अंदर कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि उसमें अंदर फॉर्मेशन की टेक्निक्स भी मौजूद होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे खोल ही नहीं पा रहा हूँ। जब दोनों ऐसे उधर में थे तभी उनके सामने एक स्टूडेंट आ जाता है जो उन दोनों के सामने मदद की भीख मांग रहा था। वह दूसरी तरफ जाई क्लैन के बड़े से हॉल में शैनलिन अपने पप्पा से बात कर रहा था। वो कहता है, पप्पा आपने उस चिलगोजे को मारने के लिए किसी असैसिन को भेजा है, ऐसा क्यों? शैनलिन चिल्लाते हुए पूछता है। तभी उनके सामने खड़े हुए मुच्छड़ अंकल जो और कोई नहीं शैनलिन के पप्पा थे, वो उसके कान के नीचे एक बजा देता है। वो कहता है, अबे और कितना मुंह काला करवाएगा, अगर जी नहीं भरा तो पेंट लगवा ले। पता है तेरी वजह से इनर कमेटी में मेरी नाक कट चुकी है। तू एक नए आए हुए छोरे से हार गया, मेरे इतनी बेइज्जती आज से पहले कभी नहीं हुई। तू घर में ही बैठ और कल्टीवेट कर, कर्नोड वो ऐसा से संभाल लेगा।
इतना कहते ही वो एक शैतानी हंसी देता है, जिसके बाद हमें फिर से जियान भाई और लियार मैडम को दिखाया जाता है, जिसके सामने वो स्टूडेंट मदद की गुहार लगा रहा था। लेकिन अगले ही पल एक शार्प हथियार उस स्टूडेंट को 2 हिस्सों में काट देता है, जिसे देखकर उनके तोते उड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी वो देखते उस स्टूडेंट के पीछे एक हाफ टकला खड़ा हुआ था, जिसके हाथों में एक बहुत ही खतरनाक हथियार था, जो एक तलवार जैसा दिख तो रहा था लेकिन ठीक तलवार नहीं था। वो उस स्टूडेंट को चेक करने लगता है, जिससे उसे वो टोकन या फिर कोई ना कोई खजाना मिल जाए, लेकिन उसे वहां से कुछ भी नहीं मिलता। तभी उस हाफ टकले की नजर हमारे जियान भाई और लियार मैडम पे जाती है। उन दोनों को देखते ही वो बड़ी घमंड में कहता है, अब जितनी जल्दी हो सके अपना टोकन और अपना सामान सब कुछ मुझे दे दो। उसे ऐसे घमंड में देख हमारी लियार मैडम बड़ी ताव में आकर कहती है, देख बे हाफ टकले, हमारे पास तो कोई टोकन मौजूद नहीं, और अगर होता भी तो भी तुझे नहीं देते। ये देखकर वो हाफ टकला भड़क जाता है और उन दोनों के ऊपर अपने उस तलवार नुमा हथियार से वार कर देता है। उसका हथियार भी कुछ अलग ही तरह का था, क्योंकि वो एक जगह पर खड़ा होकर भी दूर किसी पर भी वार कर सकता था। पहले वार से तो हमारी जियान भाई और लियार मैडम बड़ी आसानी से बच जाते, लेकिन अगले ही पल वो हाफ टकला अपने उस हथियार को क्रिस क्रॉस घुमाने लगता है। हमारे जियान भाई तो उसके वार से बड़ी आसानी से बच जाते, लेकिन लियार मैडम उतनी भी तेज नहीं थी। उसका वो हथियार का ब्लेड हमारे लियार मैडम को लगने ही वाला था, लेकिन बीच रास्ते में आ जाते हमारे जियान भाई और बड़ी ही आसानी से उसके ब्लेड को पकड़ लेते हैं। और इसी सीन को देखकर उस हाफ टकले की हवा टाइट हो जाती है, लेकिन वो हाफ टकला इससे ज्यादा कुछ समझ पाता है। इससे पहले हमारे जियान भाई किसी कागज की तरह उसके उस प्लेट को बड़ी ही आसानी से तोड़ देते हैं। अब इसे ही देखकर तो वो अंदर ही अंदर डर से कांपने लगता है और उसकी पैंट गीली हो जाती है। लेकिन उस हाफ टकले को भी पता है कि अब वो भाग नहीं सकता, इसलिए वो हमारे जियान भाई पर दोबारा वार कर देते हैं, लेकिन हमारे जियान भाई इस बार से बड़ी आसानी से बच जाते हैं। इसके बाद वो हमारे जियान भाई पर एक ब्लेड से हमला कर देते हैं, लेकिन उस हाफ टकले को क्या पता कि ये ब्लेड था हमारे जियान भाई के दाढ़ी बनाने के काम भी नहीं आएगा। इसके अगले ही पल होता वही है जो होना था, एक ही लात में वो उस ब्लेड को तोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो हाफ टकला समझ जाता है कि वो हमारे जियान भाई के सामने किसी कीड़े से कम नहीं है, वो जिसे वो जब चाहे मसल सकता है। वो यहाँ से भागने के बारे में सोच ही रहा था, तभी हमारे जियान भाई से कहते हैं, अबे जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जा, क्योंकि ऊपर खतरा है। लेकिन उस हाफ टकले की मोटी बुद्धि में ये बात नहीं घुसती और वो ऊपर हवा में ही रहता है, जिसके अगले ही पल उसके सर के ऊपर एक लाइटनिंग स्पार्क होती है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा थंडरबोल्ट गिरता है, जिसके चपेट में आने के बाद उस हाफ टकले की हालत तो बस कहते बनती है। उसकी हालत भी किसी जले हुए तंदूरी जैसी हो जाती है, जिसे देखकर हमारे जियान भाई को तो उस हाफ टकले पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता, लेकिन हमारे लियार मैडम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बड़ी खुशी के साथ कहती है, यार मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुम्हारे सामने टिक पाएगा। अपनी तारीफ सुनकर हमारे जियान भाई भी बड़ी खुश हो जाती है और बड़ी एटीट्यूड मारते हुए कहती है, अरे नहीं मुझे तो अभी भी बहुत इम्प्रूव होना है। जब हमारे जियान भाई ये सब कह ही रहे थे, तब हमारी प्यारी लियार मैडम पहुंच जाती है सीधे उस हाफ टकले के पास और अचानक से ही उसके सारे कपड़े फाड़ने लगती है, जिसे देखकर हमारे जियान भाई भी अपना सर खुजाने लगता है। लेकिन अगले ही पर लियार मैडम कई सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स लाकर हमारे जियान के सामने रख देती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से खुशी जाने लगते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं उस हाफ टकले को, जो नंगे पुंगे हालत में एक लाल चड्डी में किसी धोबी के कुत्ते की तरह वहां पर पड़ा हुआ था। तो गाइस अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए आप मेरी इस कहानी को, द अनपैरेलल्ड एंशिएंट लॉर्ड। मैं बहुत जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। गाइस मैंने एक और कहानी भी एक्सप्लेन किया जिसका नाम है द लास्ट हीरो। अब उस कहानी को भी जाकर जरूर देखिएगा। वो एक एक्शन एडवेंचर और थोड़ी सी कॉमेडी के साथ एक बहुत ही अच्छी कहानी है। आई होप वो भी आपको पसंद आएगा। और एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।